हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू शर्मा और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल सोनू शर्मा में। आज हम लोग ज्योमेट्री में सरकम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में मैंने सेंट्रोइड खत्म किया था और आज हम लोग सरकम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री आप कुछ अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हर एक एग्जाम में आपका कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन होता है। रेलवे वगैरह का एसएससी में इसकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन रेलवे में 1 2 3 4 5 भी पूछ सकता है, लेकिन 2 3 तो मस्ट रहता है। इसलिए थोड़ा ध्यान देकर अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इसका हिंदी वर्ड होता है परिकेंद्र। देखिए 4 सेंटर होता है, एक होता है इन सेंटर, एक होता है सेंट्रोइड यानी ग्रेविटी सेंटर, एक होता है सरकम सेंटर, एक होता है ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इन सेंटर के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? जहां पर तीनों एंगल बाई सेक्टर मिलते हैं, जहां पर तीनों एंगल बाई सेक्टर मिलते हैं वहां बनता है क्या? इन सेंटर। जैसे अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा। एंगल बाई सेक्टर क्या? यहाँ जो एंगल है यह 2 इक्वल पार्ट में क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। अगर इधर जितना एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सेंटर बनता था। और सेंट्रोइड के बारे में कहाँ पर थे? जहां तीनों मीडियन मिलते हो, मीडियन का मिड पॉइंट, ठीक है। मैंने जिस भुजा पर पड़ता हो, जिस साइड पर पड़ता हो, उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता हो? डिवाइड करता हो, वही होता है क्या? मीडियन होता है। तो उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सरकम सेंटर। उसके बाद एक क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है? लंब केंद्र। तो देखिए सरकम सेंटर के बारे में क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये हुआ हमारा ट्रायंगल, तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ हमारा ट्रायंगल, ठीक है ना। थोड़ा सही बना लेते हैं। ये हुआ ट्रायंगल ए बी सी। इसका नियम यही कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक, यानी कहने का मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहां से एक लंब हम डालते हैं यानी परपेंडिकुलर डालते हैं 90 डिग्री का। तो इसके कहने का मतलब है लंब तो होना चाहिए, लेकिन इस बेस पर जो पड़ा है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करना चाहिए। यानी अगर ये 4 का होता तो यहां से यहां तक 2 होना चाहिए और यहां से यहां तक 2 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जब ये पड़े तो इसको 2 भाग में डिवाइड भी करे और 90 डिग्री का कोण भी बनाए, ठीक है ना। ऐसा कुछ कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए यहां से मान लेते हैं यहाँ पर तो इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां से पड़ेगा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर क्या करेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां से डिवाइड करेगा और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहीं पर क्या बनता है हमारा? यहाँ पर हमारा बनता है सरकम सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनता है? सरकम सेंटर बनता है। इसको एस से एस भी बोल सकते हैं, एस से सूचित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? सरकम सेंटर बनेगा। तो सरकम सेंटर कहाँ बनता है? जहां पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक जहां तीनों मिलते हैं वहां हमारा सरकम सेंटर का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं हम? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड यानी
सभी भुजाओं के, क्या लिखेंगे यहां पर, सभी भुजाओं के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक का मिलान बिंदु, ठीक है ना। सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक का मिलान बिंदु क्या कहलाता है आपका, सरकम सेंटर कहलाता है। सभी भुजाओं का लंब समद्विभाजक, सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक का मिलान बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ध्यान दीजिएगा, तो एक पॉइंट निकल के आता है, इसको नोट कर लीजिए, और एक पॉइंट निकल कर आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, इसकी शॉट ले लीजिए। एक पॉइंट निकल कर आता है, समझिएगा बात को, बोलता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने सरकम सेंटर होता है, तो सरकम सेंटर से सभी वर्टेक्स की दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। यानी क्या होता है, सरकम सेंटर से सभी वर्टेक्स की दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। तो कि थोड़ा इंक भर ले, देखिए बात को समझिए। ये हमारा एबीसी हुआ एक त्रिभुज, यहां से एडी पड़ा, यहां से बीई पड़ा, यहां से सीएफ हुआ। ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। इसके कहने का मतलब, अगर इसको एस मान लेते हैं, इसके कहने का मतलब है एस इज इक्वल टू बी एस इज इक्वल टू सी एस, यही होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए आपको प्रूफ दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा बेस है, यहाँ से यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, और यहाँ से एक लंब आके यहाँ पर गिरा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है, इक्वल। और यहाँ पर क्या बोला जाता है, जितना ये होगा उतना ये होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना। इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए बी, तो ये एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स मान लेते हैं। बोलिए दिक्कत है। यहाँ से इसको हम मिलाते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं हम, वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ए बी निकालना चाहें, एक त्रिभुज ए बी डी से अगर हम निकालना चाहें त्रिभुज ए बी डी से, तो क्या निकाल सकते हैं हम, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लेना चाहे तभी ले सकते हैं, चाहे ए डी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, क्या लीजिएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर समकोण त्रिभुज बनेगा। ए डी कितना है हमारा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अगर ए बी हम लेना चाहे तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चलेगा। ए बी का वैल्यू आपका कितना निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह इसको यहां से लाकर मिला देते हैं, हमको बी सी निकालना होगा, तो वही होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये भी क्या मिलेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्या बात निकल के आता है, बात यही निकल के आता है कि किसी भी वर्टेक्स से, मान लीजिए वर्टेक्स यहाँ पर है, बी वर्टेक्स है, वर्टेक्स से एक बेस पर जो परपेंडिकुलर पड़ता है, अगर ये परपेंडिकुलर इस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इससे निकलने वाला जो भी, मतलब इस वर्टेक्स से निकलने वाली जो भी साइड होगी, वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। यानी यहाँ से ये साइड और यहाँ से एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ से एस, ठीक है ना, वर्टेक्स से इसकी दूरी, मतलब सरकम सेंटर की दूरी, यहाँ से इस वर्टेक्स से सरकम सेंटर की दूरी, यहाँ से इस वर्टेक्स से सरकम सेंटर की दूरी, तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। जब तीनों यहाँ इक्वल होगी, तो इससे हम एक वृत्त खींच सकते हैं। देखिए यहाँ से एक वृत्त खींच दीजिए,
जब ये वृत्त आप खींचिएगा तो ये क्या कहेंगे, ये बाह्य वृत्त कहेंगे, यानी सरकम सर्कल बोलेंगे, ठीक है ना। अगर हम इन सेंटर बनाते थे तो इन सेंटर में हम इन सर्कल खींचते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरकम सर्कल लेंगे, ठीक है ना। और सरकम सर्कल लेंगे तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, BS, मान लीजिए कि R हो जाएगा इसका रेडियस, और इसका तीनों का होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यही सरकम सर्कल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी होता है, माने एक थ्योरम होता है, ध्यान से देखिएगा। ABC एक ट्रायंगल है, वही ट्रायंगल है, यहाँ से पड़ता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, DEF, ठीक है। तो यहाँ का एंगल इस एंगल का डबल होता है। अगर ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल हमारा 2 अल्फा होगा, ठीक है। अगर हम बोल दें कि कोण BOC इज इक्वल टू क्या होगा, BSC ना है, BSC इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, 2 कोण A होगा। मतलब कोण A के डबल के बराबर क्या होता है, BOC हमारा होता है, ठीक है ना, BSC होता है, ठीक है ना। तो चलिए क्यों होता है इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, बात को समझिएगा थोड़ा देर के लिए। क्या प्रूफ करना है, BO मान लीजिए, S भी मान सकते हैं, O भी मान सकते हैं, BOC, क्योंकि बार बार मेरे मुंह में BOC आ रहा है, BOC हो सकता है प्रूफ करने के दौरान BSC के जगह BOC लिख दे, BOC ही ले लीजिए। BOC इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, 2 कोण A प्रूफ करना है, ठीक है ना। आप हमको बताइएगा, चलिए समझते हैं बात को। ये और ये तीनों क्या होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है। हम इसको मान लेते हैं A मान लेते हैं। अगर हम इसको A मान लेते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा A होगा ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर पूरा में ये एंगल A है तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस A हो जाएगा A माइनस A। अगर इसको लेना चाहे तो क्या हो जाएगा हमारा, B माइनस A हो जाएगा। अगर ये A माइनस A है तो ये भी A माइनस A होगा, ठीक है। अगर इसको लेना चाहे तो क्या हो जाएगा, C माइनस A माइनस A। बात समझे, फिर से समझिएगा। हमारे कहने का मतलब है कि ये साइड मतलब AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO होता है, यानी AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि जब ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इसका इक्वल होगा। तो जब ये A मान लेते हैं, लेट एंगल AOF इज इक्वल टू A, हम क्या मान लेते हैं, एंगल AOF इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो ये भी हमारा A का साइड इक्वल है, ठीक है। तो देखिए साइड इक्वल है तो E भी हमारा A हो जाएगा, ये A E भी A। अब बात चलते हैं, देखिए ये पूरा हमारा एंगल जो है पूरा कैपिटल A है, और पूरा एंगल कैपिटल A है, और यहाँ से यहाँ तक एंगल स्मॉल a है। तो ये एंगल कितना बचेगा, पूरे एंगल में से a को घटा लेंगे, स्मॉल a को। उसी तरह मान लीजिए जब यहाँ a माइनस ए है तो ये भी हमारा a माइनस ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइड इक्वल है दोनों। अब ये एंगल कितना बचा हमारा, इस पूरे एंगल में से अगर ये एंगल हटा देते हैं तो ये एंगल हमारा बचेगा, और ये पूरे एंगल में से अगर ये एंगल हटा देते हैं तो हमारा ये एंगल बचेगा। बच गया ना। अब देखिए बात को समझिएगा। अब चलेंगे ट्रायंगल BOC से इन होगा तो क्या लेंगे, ट्रायंगल BOC से क्या चलेगा हमारा, क्या लेंगे हम, ट्रायंगल BOC लेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब बताइएगा। अगर ये एंगल निकालना हो तो क्या होगा, 180 डिग्री पूरा एंगल का योग होता है। 180 डिग्री में से क्या हटाएंगे हम, B माइनस A
बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए माइनस ए, इन हटाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी माइनस ए प्लस, यहाँ पर देखिएगा सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए, इन होगा। फिर आगे अगर हम चलते हैं ऐसे ही तो कितना होगा, b माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस ए। क्लियर है, काटना चाहिए तो a और a खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी प्लस ए, इन होगा। 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोण की माप, माइनस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, यहां पर देखिएगा प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो यहां से बी सी सी खत्म, बी भी खत्म, तो क्या बचा हमारा 2a। तो क्या से हम प्रूफ कर लिए एंगल बीओसी का मान, कि एंगल बीओसी क्या होता है हमारा, मान लीजिए कि यहां से हम यहां तक प्रूफ करते करते 2a प्रूफ किए ना, तो एंगल बीओसी का मान क्या है, 2a आया। यानी हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर एंगल बीओसी का मान क्या होता है, 2a का होता है। कब होता है, जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी यहाँ पर सर्कम सेंटर बनता हो तब। ठीक है, उसी तरह यहाँ अगर पूछ सकता है कि अगर यहाँ 40 डिग्री का एंगल बनता है तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो बोल लीजिएगा कि 80 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए देखते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक आता है हमारा a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी। साइन रूल में पढ़े थे, ये किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है। ये रेडियस के दोगुने के इक्वल होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारी होगी जीवा, ये हमारा हुआ केंद्र, यहां से डालिए यहाँ पर, ये हुआ, ये हमारा r हो गया, ये हमारा r हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी को मान लेते हैं क्या है, a है। तो मान लीजिए कि o a b d, ad मान लेते हैं कितना, अगर पूरा a है तो ad a बाई 2 हो जाएगा, अब bd भी a बाई क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ये 90 डिग्री पड़ेगा, इसको मान लीजिए क्या एंगल a, इसको भी एंगल a। क्यों, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, समझिएगा। तो ये एंगल ए माने हैं, देखिए कैसे माने हैं, तो मान लीजिए कि यहां से देखिएगा, यहां से इसको लगा दीजिए, यहां से लगा दीजिए, आ रहा है ना। माने ये हमारे यहां से यहां तक का, तो ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी मान लीजिए। अब ठीक है, अब बताइए कि एक बात बताइएगा कि ये इसका डबल होता है, सॉरी इसका ये डबल होता है, यानी अगर a है तो ये क्या बनेगा 2a बनेगा, और ये इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां डालेंगे तो एंगल ये क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पर 2a है, अब कहिए कि यहाँ पर a ही क्यों होगा, मान लीजिए पूरा हमारा 2a है, पूरा हमारा 2a है, तो इक्वल पार्ट में क्यों बटेगा। तो एक होता है आपका सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, एक सिमिलरिटी होता है, कॉन्ग्रुएंसी होता है, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी नहीं देने पे कॉन्ग्रुएंसी है, मैंने सर्वांगसम त्रिभुज है। तो सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब क्या, एक त्रिभुज का तीनों, मतलब एक त्रिभुज का तीनों पार्ट, मतलब तीनों पार्ट का एक त्रिभुज का सभी चीज दूसरे त्रिभुज के सभी चीज के क्या हो, इक्वल हो, यानी भुजा भी इक्वल हो, कोण भी इक्वल हो। उसका कहने का मतलब है कि उसमें सर्कम रेडियस, इन रेडियस, या उसका साइड इक्वल, या एंगल इक्वल, उसका क्षेत्रफल इक्वल, परिमाप इक्वल, सब इक्वल हो, तब क्या बोलेंगे हम, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो आप हमको एक बात बताइएगा, अगर हम त्रिभुज मान लेते हैं
बी ओ डी, आगे हम पढ़ाएंगे इस त्रिभुज के बारे में। अगर बी ओ डी लेते हैं तो ये आप बताइए कि ये एंगल साइड क्या इस साइड के बराबर है? त्रिभुज बी ओ डी का बीओ साइड त्रिभुज सी ओ डी के ओसी साइड के इक्वल है। उसी तरह बी डी इक्वल है क्या ची के? सी डी के इक्वल है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक क्या पड़ता है, जो भुजा है दोनों में क्या है? ओवरनिस्ट है। तो इस त्रिभुज के तीनों साइड, इस त्रिभुज के तीनों साइड के इक्वल हो तो त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम हो जाता है एस 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 से। जब साइड इक्वल होगा तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्षेत्रफल भी इक्वल हो जाएगा। तो जिसका जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ भी बनेगा, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनेगा। ये भी दोनों 90 डिग्री का बनेगा। इसलिए दो इक्वल पार्ट में क्या किया है? डिवाइड कर दिया। अब ले चलते हैं हम त्रिभुज बीओसी से, बीओडी से सॉरी। तो अगर हम साइन ए लेते हैं तो साइन ए का मतलब क्या? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लंब हो जाएगा a बाई 2 और कर्ण कितना है? r। ये ना हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा क्या मिला हमारा? साइन a इजकल टू ए बाई 2r। अगर r निकालना हो तो r यहाँ पर फेंक दीजिए, इसको लिख लीजिए a बाई 2 साइन ए। उसी तरह दूसरा के लिए b बाई 2 साइन b निकाल सकते हैं, c बाई 2 साइन c निकाल सकते हैं। तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं, क्या प्रूफ कर सकते हैं? कि a बाई साइन ए इक्वल होगा b बाई साइन बी। यहाँ पर 2 गुना कर दीजिए, या यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पर गुना कर दीजिए, इक्वल होगा सी टाइम साइन साइन सी। ठीक है ना? किसके इक्वल होगा? 2r के इक्वल होता है। यहाँ से हम आसानी से क्या करते हैं, क्वेश्चन इस पर पूछता है तो क्या करेंगे, हम बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ ये सी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ ये बी मान लीजिए। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी का एरिया ले लें, एरिया त्रिभुज ए बी सी, तो क्या बनेगा? 1/2 बी सी साइन ए। ऐसा हम प्रूव किए थे पहले स्टार्टिंग में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यह भी तरीका होता है। आप हमको बात बताइएगा, ये क्या हो गया? बी सी साइन ए। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल से सूचित करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 बी सी साइन ए लिख सकते हैं ना? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन ए को इधर फेंक दे या सबको इधर कर दीजिए, तो 2 डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, तो 2 डेल हो जाएगा अपॉन बी सी इजकल टू साइन ए। यहाँ से हम साइन ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ से कोई पार्ट उठा लीजिए यहाँ से, तो लिखिए ए बाई साइन ए। अब बताइए साइन ए का आपका कितना आया? कितना लिख सकते हैं? ए बाई साइन ए 2r लिख सकते हैं। साइन ए का वैल्यू कितना आया हमारा? ए। साइन ए का वैल्यू 2 डेल अपॉन बी सी इजकल टू 2r। ठीक है, बी सी चल जाएगा ऊपर, तो ए बी सी अपॉन 2 डेल इजकल टू 2r। ये ना होगा? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी 2 दूनी का 4, यानी 4 डेल अपॉन r। यानी यहां से एक फॉर्मूला क्या आपका निकल के आता है कि रेडियस इजकल टू क्या हो जाएगा? तीनों साइड का गुणनफल, माने तीनों साइड का गुणनफल गुने 4 डेल, यानी तीनों साइड का गुणनफल अपॉन एरिया के 4 गुने के बराबर क्या हो जाएगा? r रेडियस। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको तीनों ये दे दे, इसका गुणनफल दे दे, या तीनों साइड दे दे, ये दे दे, तो अभी आप रेडियस क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए लो। एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक त्रिभुज एबीसी में ए इजकल टू 8√2 एंगल ए इजकल टू 45 डिग्री, तो परिकेंद्र की त्रिज्या ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है।
ठीक है ना। एक त्रिभुज एबीसी में ए इज इक्वल टू 8√2 एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो परिकेंद्र की त्रिज्या ज्ञात करो। यहां से चलिए फिगर होगा ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली सी, ये बनता है हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है 8√2, यही लगाते हैं बाई साइन ए बी बाई साइन बी, तो लगा लीजिए ए अपॉन साइन ए का वैल्यू कितना दिया है 8√2, साइन ए मतलब क्या साइन 45 डिग्री, तो 8√2 और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, जाके गुना होता है 8 गुना 2 यानी 16 आपका क्या हो जाएगा, यही होगा ना, त्रिज्या ज्ञात करना है। ओ तो अगर यहाँ पर 2r होता है, ठीक है, तो 2r होता है तो यहाँ पर अगर त्रिज्या ज्ञात करना, अगर 2 आके इसमें गुना हो जाएगा, ये हट जाएगा, यानी यहाँ पर 2 से गुना होगा, यहाँ भी 2 से गुना होगा, यहाँ भी 2 से गुना होगा, क्योंकि हम प्रूफ किए थे a बाई साइन ए बी बाई साइन बी सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r, माने रेडियस का डबल। हमको केवल रेडियस निकालना है, ताकि यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा गुना से डिवाइड में चला आएगा, तो हमको क्या निकालना था a/2 साइन ए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो अपॉन 2 कट के यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है आपके सरकम सेंटर में, जितना था हम करा दिए। क्वेश्चन हम क्वेश्चन का स्पेशल सीरीज लेके चलेंगे, अभी हम थ्योरम केवल कराएंगे, थ्योरम से जो हमको उचित होगा एक आध क्वेश्चन करा देंगे, बाद में केवल क्वेश्चन चलाएंगे हम। थ्योरम सब खत्म हो जाएगा, एक बार आपके दिमाग में थ्योरम सब चलाएगा, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे तो पुनः हम सारे थ्योरम को वहां पर बताते चलेंगे। मान लीजिए जो भी क्वेश्चन है वहां पर जो थ्योरम होगा उस थ्योरम को आपको रिमाइंड करा देंगे कि हाँ हमने ऐसा सिद्ध किया था। एक बार जब आप प्रूफ कर लीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, वहां पर आपको क्लिक कर जाएगा, और उस टाइम मान लीजिए कि एक बार अभी पढ़ लिए, उस टाइम दोबारा कर लेंगे लोग, अब आसानी से हमारा ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। हमको अगर 10 सवाल पूछता है तो 10 में 10 करना है, 15 पूछता है तो 15 में 15 करना है, 10 पूछे तो 6-7 से नहीं रुकना है। इसलिए हम लोग को सारा चीज A to Z कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, मान लीजिए कि ऊपरे ऊपरे पढ़ा दे, खाली क्वेश्चन पढ़े तो क्या फायदा है, जब तक पूरा थ्योरम नहीं देखिए, पूरा कंसेप्ट अगर आप कर लीजिएगा तो कहीं से नहीं फंसिएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन भी जल्दी कर सकते हैं आसानी से, एकदम जबान से मतलब नहीं होता है कि बिना कलम उठाए हम कर लेते। कब, जब सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में घूमेगा तभी आप पूरा कर पाइएगा बिना कलम के। जब आपका कैलकुलेशन नहीं घूमेगा तो क्या ट्रिक लगाइएगा, ट्रिक नहीं लगेगा, कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट का ही ट्रिक होता है। तो मान लीजिए कंसेप्ट क्लियर होगा तब ना वो पार्ट आप समझिएगा, तो कुछ पार्ट छोड़कर कुछ पार्ट से निकाल लीजिएगा आंसर, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, कि डायरेक्ट आप ट्रिक लगा के निकाल लीजिए। तो जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है वही ट्रिक लगा पाता है, वरना आप 10 क्वेश्चन में 2, 4 या 5 बनाइएगा, बाकी छूट जाएगा। लेकिन जिसका पूरा कंसेप्ट होता है वो 10 का 10 कर पाता है। इसलिए आप लोग थ्योरम से घबराइएगा मत। सरकम सेंटर क्लियर हुआ आज, अगले क्लास में हम ऑर्थो सेंटर क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका सेंटर का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल में चलेंगे, समरूप सिमिलरिटी चलेंगे, कांग्रुएंसी चलेंगे, दोनों क्लियर करेंगे। उसके बाद देख लेंगे त्रिभुज से, उसके बाद चतुर्भुज देखा जाएगा, क्वाड्रिलेटरल देखा जाएगा, सर्कल देखा जाएगा, पॉलीगॉन देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।